जय हिंद। देखिए, अमेरिका और इजराइल में जितनी बेहतर दोस्ती है ना, ऐसी ही दोस्ती अमेरिका और ईरान की थी। अमेरिका और ईरान जिगरी दोस्त थे, लेकिन 1979 के बाद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। कैसे एक वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर इस्लामिक रिवॉल्यूशन की ओर ईरान चला गया, और कैसे आयतुल्लाह खमैनी का उदय होता है, और क्या ये सिनेरियो होता है, आईआरजीसी कैसे बनती है, ये हम शुरू से देखते हैं। देखिए, ईरान में पेट्रोलियम की खोज हो गई। ईरान से अंधाधुंध पेट्रोल लेके अमेरिका और ब्रिटेन जा रहे थे, लेकिन ईरान के एक प्रधानमंत्री होते हैं, नाम होता है मूसाडेक, मोहम्मद मूसाडेक। ये क्या करते हैं, ईरान की जितनी पेट्रोलियम कंपनी थी जिसे ब्रिटेन और अमेरिका तेल निकालती थी, उन कंपनियों को इन्होंने नेशनलाइज करके सरकारी घोषित कर दिया, और रातों रात ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनी को जाना पड़ा। इससे वहां के लोग बहुत खुश हुए और रातों रात मूसाडेक वहां के हीरो बन गए। लेकिन अमेरिका और इसकी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, अमेरिका का सीआईए और ब्रिटेन के MI16, ये मिलकर इनकी तख्ता पलट कर देते हैं और इन्हें गिरफ्तार करा देते हैं, और ईरान की सत्ता दे देते हैं एक ऐसे लालची व्यक्ति के पास, रजा पहलवी के पास। और रजा पहलवी जब आता है तो रजा पहलवी वहां पर एक राजतंत्र ला देता है, और रजा पहलवी अमेरिका के इशारों की कठपुतली बन जाता है। रजा पहलवी के आने के बाद ईरान के जितना पेट्रोलियम है उसे अमेरिका निकालता है, उसे रिफाइन करने का भी अमेरिका करता है, बेचने के लिए डॉलर का यूज करता है, इवन उस पेट्रोलियम को रखने के लिए भी अमेरिका की कंपनी करती है। यानी तेल तो था ईरान का, लेकिन पूरा मलाई खा रहा था अमेरिका। यह बात वहां के लोगों के अंदर तो चुभ रही थी, और रजा पहलवी के खिलाफ लोग हो गए थे ईरान के लोग। लेकिन इसके खिलाफ जब आवाज उठाया गया तो रुहुल्लाह खमैनी ने इसके खिलाफ सबसे भरपूर तरीके से आवाज उठाया। लेकिन रुहुल्लाह खमैनी के इस आंदोलन को रजा पहलवी ने बहुत सख्ती से दबा दिया, और रुहुल्लाह खमैनी को ईरान छोड़कर जाना पड़ा। तो कभी ये ईरान छोड़ के इराक गए, सीरिया गए, तुर्की गए, फाइनली ये फ्रांस इनको शरण दिया था, फ्रांस में जाके रह गए। लेकिन वहां से भी संदेश भेजते थे, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता था। जो लोग रेजा पहलवी के खिलाफ आवाज उठाते थे, रेजा पहलवी की जो खुफिया एजेंसी थी उसका नाम था सवाक। रजा पहलवी सवाक की मदद से उन लोगों को घर से उठवा लेता था, और जो उसके खिलाफ बोलता था उसकी पूरी फैमिली को उठा के इतना बुरा टॉर्चर करते थे सब, और मार डालते थे सब। कोई भी रेजा पहलवी के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। रेजा पहलवी अमेरिका के प्रभाव में आकर व्हाइट रिवॉल्यूशन लाता है, और ये रेजा पहलवी एक नंबर का शराबी आदमी था, बाद में कैंसर से मरा भी, और एक नंबर का अय्याश था। ये अमेरिका से प्रेरित होकर व्हाइट रिवॉल्यूशन लाता है, और इसे शराब पीना और अय्यासी बहुत शौक था। तो इसने कहा कि लोग हमारे पे उंगली उठाएंगे, उससे अच्छा सबको शराबी बना दो, सबको अय्याश बना दो। 1979 की बात बता रहे हैं। उस समय ईरान में शराब खुलेआम हो गया। ये उस समय की स्टूडेंट्स का ड्रेस है ईरान में। इसने ऐसे कल्चर को वहां लागू कर दिया, अश्लीलता भर भर के ले आ दिया पूरा ईरान में। ये उस समय की मैगजीन चलती थी ईरान की, और वहां के बीचेस पे लोग इस तरह का गुटखा, शराब, सिगरेट, ये सब चीजें पूरा वहां तेजी से फैल गई सब यहाँ पे। साथ ही वहां पर अश्लीलता इतनी बढ़ गई कि अंडरवियर पे ये सब नंगटे घूमने लगे सब यहाँ पे। अच्छा, अमेरिका का भी अलग टाइप का है यहाँ पे। अब देखिए, ये लोग ऐसा कपड़ा पहन के घूमेंगे तो बवाल हो जाएगा। एक तो बिहार का विधायक अंडरवियर पे ट्रेन में घुस गए थे तो बवाल, भैया तू खुलेआम घूमेगो यहाँ पे। ये तो मतलब क्या है कि महिला है तो कितना छोटा कपड़ा पहन लो, ये अमेरिका वालों का कल्चर है। खैर, यहाँ पे क्या ही अलग कल्चर। तो ये रेजा पहलवी अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहुत पैसा उड़ाता था। इसकी पत्नी भी वैसा ही बौंक थी, पूरा पैसा उड़ाने वाली थी। साथ ही 1971 में इसने ऐसा भयंकर गलती किया रेजा पहलवी ने कि पूरी ईरान की जनता खिलाफ हो गई। वो पेट्रोलियम का पैसा तो एक तो आ नहीं रहा था, अमेरिका ले जा रही थी। जो बचा हुआ पैसा था 1971 में पार्सेपोलिस नाम का एक त्योहार आयोजित किया गया। पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया गया, पर्सिया यानी ईरान के तेहरान में। पूरी दुनिया के राजदूतों को, पूरी दुनिया के नेताओं को बुलाया गया, अंधाधुंध पैसा खर्चा किया गया। दुनिया में इसकी आलोचना हुई, भैया इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। पेरिस में बैठे जो, और जिन्हें ईरान से निकाल दिया गया था, रुहुल्लाह खमैनी, पूरी भरपूर आवाज उठाएं। मैगजीन के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से ईरान के लोगों को संबोधित करते थे, और ईरान के लोग इसके खिलाफ अब आवाज उठाने लगे अपने राजा रजा पहलवी के खिलाफ। रजा पहलवी ने सबसे भीषण गलती क्या कर दिया, उसने क्या किया, 8 सितंबर 1978 को 8 सितंबर 1978 को लोग जुमे की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे, और उसके खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट कर रहे थे राजा रेजा पहलवी के खिलाफ। यहां पर अमेरिका उसका साथ दे रहा था, लेकिन इन रेजा पहलवी की जो पुलिस थी, यानी जो पुलिस और पैरामिलिट्री को लगाकर इसने उन लोगों पे गोली चला दिया, जिसे ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। और जैसे ये गोली चली, आंदोलन और उग्र रूप ले लिया, और देखते देखते पूरा ईरान इस जन आंदोलन में आ गया, और पूरी तरह
तरह से ईरान को चारों ओर से घेर लिया गया, गली गली से पूरी विरोध होने लगी, राजा को लग गया अब यहां रहेंगे तो कहीं जेनजी की तरफ मिलकर मारे सब मत यहां पे। तो रेजा पहलवी को भागना पड़ा। जनवरी में भागा, ये जनवरी 1979 जनवरी में रेजा पहलवी भागा। और जैसे रेजा पहलवी भागता है, पेरिस में बैठे रुहुल्लाह खोमेनी ये जनवरी में भागता है और वो फरवरी 1979 में ईरान चले आते हैं। ये भागा जनवरी में क्योंकि इन्हें इसे भगाया था, इसके रहते आ जाते तो फांसी ये दे देते यहां पे। और ये जनवरी में भागा, ये फरवरी में आ गया। आप जानकर ताज्जुब कीजिएगा, जब रुहुल्लाह खोमेनी ईरान आए थे तो उस समय 50 लाख लोगों ने स्वागत किया था रुहुल्लाह खोमेनी का। 50 लाख, 50 लाख लोगों ने स्वागत किया और इसे ईरान छोड़ के भागना पड़ा। ये अलग अलग जगह पे शरण लेता था, कभी तुर्की में लिया, कभी यूरोप में लिया, हंगरी में लिया, फ्रांस में लिया, अलग अलग जगहों पे ये शरण लेता था। लेकिन इसको लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, भाग गया। लेकिन ईरान के लोगों का कहना था ये जहां भी शरण ले इसको खींच के लाइए, फांसी दिया जाएगा चोट्टा को यहां पे रेजा पहलवी। ठीक था, सोचा भारत के एकदम खिलाफ रहता था। रुहुल्लाह खोमेनी जब यहां आ गए तो रुहुल्लाह खोमेनी ने कहा कि वेस्टर्न कल्चर खत्म, व्हाइट रेवोल्यूशन खत्म। ईरान को इन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशन कर दिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कर दिया और इन्होंने इस्लामिक रूल को लागू कर दिया। और ईरान में जो इसे डांस बार खुल गया था जगह जगह, सिगरेट का, शराब का, नचनियों का, अय्यासी का जो अड्डा बन गया था, रुहुल्लाह खोमेनी ने कहा कि सब लोग बंद करो इसको। बंद नहीं कर रहा था सब, इन्होंने कहा सब लोग को एक के दिन लाइसेंस देंगे, स्टेडियम में आना, सबको गोली मरवा दिया। नहीं, आप तेरा लाइसेंस देते, सबको खींच खींच के गोली मरवा दिया यहाँ पे। अच्छा, अंग्रेजों की चाल समझिए, एगो बिलार चाल चलवाता है सब, कैटवाक। कैटवाक माने चारों ओर से लोग देखेगा और मैं अंडरवियर पहन के ऐसे ऐसे चलेगी सर, कैटवाक, बिलार चाल। अरे भाई तो पूरा कपड़ा पे चले ना, चड्ढी अंडरवियर पे क्या जरूरत है ना, चले अभी। ये कल्चर खराब करते हैं सब, समझिएगा। यूरोप वाले सुंदर नहीं आकर्षक बनने का प्रयास करते हैं सब। देखिए ये है आकर्षण और ये सुंदरता होती है। सुंदरता और आकर्षण में अंतर होता है। आप रामायण देखे होंगे, सीता माँ को देखिए, कोई भी व्यक्ति सीता नहीं कर, अपने से मां निकल जाता है, सीता मां यहाँ पे। तो यहां पर क्या है ना, आप देखिएगा, चाहे हमारी जो संस्कृति है, तो हमारी संस्कृति को ये सब गलत दिखाएंगे, सब कहेंगे सब पिछड़ी संस्कृति है, जबकि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक सम्मान झलकता है, ऐसी चीजों से होता है। तो जब हम भारतीय परिदृश्य में रहते हैं तो ये सुंदरता है। और वेस्टर्न कल्चर सुंदरता नहीं, जो सुंदर नहीं रहता है उसे अंग दिखाना पड़ता है, वो आकर्षण होता है। तो वेस्टर्न कल्चर आकर्षण पर फोकस करता है और भारत सुंदरता पर फोकस करता है। तो सुंदरता से सम्मान की नजर से देखा जाता है और इन लोगों को एक सामान के नजर से देखा जाता है। तो डिपेंड करेगा, सम्मान के लायक है तो सम्मान की नजर से, सामान बन के घूमिएगा तो सामान बन के लोग देखेगा यहाँ पे। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए रेजा पहलवी इधर उधर भाग के शरण ले रहा था। रेजा पहलवी को फाइनली जिमी कार्टर ने शरण दे दिया अमेरिका में। इस ससुरे के जीवन का सबसे भयंकर गलती हुआ, यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। जिमी कार्टर ने जैसे रेजा पहलवी को शरण दिया, लोगों का गुस्सा भयानक आया, क्योंकि अमेरिका ही वो था जो मूसा डेक को हटाया था, अमेरिका ही था जिसने इसे शरण दिया। अब ईरान के स्टूडेंट, पब्लिक, जनता पूरा खिलाफ हो गई अमेरिका से और कहा गया कि अमेरिका तुम रेजा पहलवी को दे दो, उसे तेहरान की सड़कों पर फांसी दिया जाएगा। वह मूसा डेक को हटाया, उसने रेजा पहलवी को फांसी देने की पूरी मांग होने लगी और धीरे धीरे यह मांग इतनी बढ़ गई कि लोगों ने कहा कि अमेरिका से लेके आओ रेजा पहलवी को, ससुरा को ले आकर फांसी दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका वापस देने को तैयार नहीं था। अमेरिका ने कहा कि इसे कैंसर हुआ, हमारे यहां इलाज करेगा। ईरान के लोगों ने कहा कि हमारे यहां भेजो, हम परमानेंट इलाज करेंगे। लेकिन उसको सच में कैंसर था। अच्छा, रेजा पहलवी मरा भी कैंसर से। स्टूडेंट ने क्या किया, 4 नवंबर 1979 को तेहरान में यूएसए का जो दूतावास है, एम्बेसी, दूतावास मतलब होता है उस देश के अधिकारी वहां रहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए। स्टूडेंट पूरे दूतावास को चारों ओर से घेर लेते हैं और देखते देखते स्टूडेंट्स की भीड़ इतनी भयानक होती है कि दूतावास के अंदर घुस जाते हैं और दूतावास के अंदर घुस के वहां 52 लोगों को पकड़ लेते हैं। 52 डिप्लोमेट, ये दूतावास के अंदर नॉर्मल आदमी नहीं रहता है, बड़े बड़े हाई ऑफिसर रहते हैं। तो 52 डिप्लोमेट्स को पकड़ लिया स्टूडेंट ने और तेहरान की गलियों पे इनकी आंख पे पट्टी बांध के परेड निकाला गया था। लोग जूते मार रहे थे, इन लोग को बहुत टॉर्चर किया गया। और आपको जान के ताज्जुब होगा, अमेरिका के इन 52 डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक, यानी लगभग 1.5 साल तक इन लोगों ने बंदी बना के रखा था। अमेरिका सुपर पावर टुकुर टुकुर देखते रह गया। अमेरिका में इसका बड़ी छीछालेदर हुआ। जिमी कार्टर ने रुहुल्लाह खोमेनी से कहा कि हमारे डिप्लोमेट्स को वापस भेजो। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम तुम्हारे डिप्लोमेट्स को वापस भेजेंगे, तुम भाई रेजा पहलवी का जो कैंसर का इलाज कर रहा है इसको वापस भेजो, अगर हम फांसी देंगे। तो दोनों में टसल हो गया। भैया कोई वापस कैसे करेगा, जिमी कार्टर की तो बेइज्जती होती। तो जिमी कार्टर ने क्या किया कि ईरान के जो 12
बिलियन डॉलर के एसेट्स थे, सोने चांदी थे, डॉलर थे, उसको सीज कर दिया। कहा कि नहीं, इसको हम फ्रीज करते हैं, जब तक तुम हमारे राजदूत को वापस नहीं दोगे तब तक तुम्हारा पैसा हम फ्रीज रखेंगे। ससुरा ईरान में और बवाल हो गया, कहा कि अब तो हम देवे नहीं करेंगे, आओ छोड़ा ले यहाँ पर। तो अमेरिका का घनघोर बेइज्जती पूरी दुनिया में, तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि ईरान से जो भी तेल खरीदेगा, गैस खरीदेगा, व्यापार करेगा, उसको हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी नहीं देगी, पैसा नहीं देगी, फंड नहीं देंगे, हथियार नहीं देंगे। तो अमेरिका ने ईरान को तोड़ना चालू किया और उस समय से लेके 2026 तक ईरान के ऊपर अमेरिका ने इतना प्रतिबंध लगाया कि ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था तोड़ दिया। लेकिन जिमी कार्टर के ऊपर दबाव था कि आप छुड़ाइए इन कैदियों को, हमारे डिप्लोमेट्स को वापस लाइए। मीडिया लगातार जिमी कार्टर से पूछ रही थी। तंग आकर जिमी कार्टर ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ को बोल दिया, अनुमति दे दिया। 1980 में अमेरिका अपना का सबसे फेल्ड ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन का नाम रहता है ऑपरेशन ईगल क्लॉ। 1980 इस ऑपरेशन में टोटल 6 C-130 सुपर हरकुलिस जहाज को भेजा जाता है। इस जहाज की खासियत ये कहीं उतर सकता है, इसमें चक्का भी होता है और चक्का के नीचे अगर हम लोग इसमें एक तरह का समझिए जूता पहना दीजिए, स्लेट पहना देंगे, तो ये बर्फ पे भी उतर सकता है, रेगिस्तान में भी उतर सकता है, बालू पे भी उतर सकता है, कच्ची सड़क पे भी उतर सकता है। इसमें धूल गर्दा जाने का टेंशन नहीं, क्योंकि इसमें ना टर्बो प्रोप इंजन होते हैं, विंग्स बाहर होता है, तो अंदर कुछ फंसने का झमेला नहीं होता है। तो ये कहीं भी उतर सकता है, तो ये रेगिस्तान में भी उतर सकता है। तो सुपर हरकुलियस मिलिट्री जहाज 6 जहाजों को भेजा गया ऑपरेशन ईगल क्लू में। कुछ में कमांडो थे और कुछ खाली था जो बंधकों को वापस लेके आता। लेकिन याद रखिएगा 6 गो में से 5 गो लौटेगा, एगो भड़क जाएगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या शामिल था। तो उस समय का सबसे एडवांस और बड़ा हेलीकॉप्टर था MH-53 हेलीकॉप्टर। इस चलता फिरता 2 BHK का घर था, बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर था, एयर रिफिलिंग कर देता था। 8 भेजा गया, 8 याद रखिएगा, एक को वापस नहीं आने वाला है, एक भी वापस नहीं आएगा। अभी आगे मजा देखते चलिए यहाँ पर। अब इन हेलीकॉप्टर को कैसे ले जाया जाए, तो देखिए हेलीकॉप्टर को ले जाने के लिए तो हम विमान वाहक पोत यूज कर सकते हैं। इस पे हेलीकॉप्टर को रखेंगे, ये पानी वाली जहाज होती है, इसमें 6 महीने का राशन ईंधन भरा होता है, ये जा सकती है और किसी भी देश के सामने लग जाएगी। तो इन हेलीकॉप्टरों को USS निमिज पे रखा गया और USS निमिज ईरान के पास आके अपना लंगर डाल के यहां खड़ा हो गया। लेकिन ये जो सुपर हरकुलियस विमान थे, ये तो इस पे उतर ही नहीं सकते हैं, तो इसको कोई पास का एरिया चाहिए जहां इसे उतारा जाए। तो ओमान के पास यहां पर एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है मसीराह द्वीप। इस मसीराह द्वीप के एयरपोर्ट पर इन 6 हरकुलिस जहाजों को रखा गया और डिसाइड हुआ कि यहां से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे तेहरान के लिए और यहां से ये विमान तेहरान के लिए उड़ान भरेंगे। और एक जगह तेहरान से पहले, चूंकि ये रेगिस्तान में भी उतर सकते हैं, तो ये एक खाली जगह रेगिस्तान में उतर जाएंगे। उस रेगिस्तान का नाम रखा गया डेजर्ट 1, ऐसे कोड नाम रखा गया डेजर्ट 1। अब देखिए 1980 का दशक चल रहा है, रेगिस्तान में वैसे ही कोई रहता नहीं है, दूर दूर तक रेगिस्तान में कोई नहीं रहता है। तो इन लोगों ने पहले डिसाइड किया था एक सुनसान रेगिस्तान तेहरान से 150 किलोमीटर दूर, वहां इन लोगों ने हेलीकॉप्टर और रेगिस्तान में जहाजिया को उतार देंगे लोग। और वहां पे ना मोबाइल था उस समय, कोई देखियो लेगा तो गोली मार देंगे सब, या तो बंधक बना लेंगे। ना मोबाइल था, ना सैटेलाइट उतना एडवांस थे, तो रेगिस्तान में पड़े रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहां से जाएंगे हम तेहरान और तेहरान से उनको छोड़ा के लाएंगे। तो इनका प्लान सब ठीक ठाक चल रहा था। अब इसमें CIA की एंट्री होती है। यहां से USS निमिज से 6 हेलीकॉप्टर 8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और इस मसीह बंदरगाह से उड़ान भरते हैं यहां से इसके हरकुलियस जहाज। अब ये जहाज लोग जब यहां पहुंच जाता है तो यहां पर CIA क्या करती है, ट्रक लेके खड़ी रहती है। ये 4 ट्रक्स थे यहां पर। ये CIA का प्लान था कि यहां से इन कमांडोज को ले जाएंगे हम तेहरान के लिए और तेहरान में जो उसके 52 राजदूत बचे हुए हैं, सब जो इनके बंधक बनाए गए हैं डिप्लोमेट, इनको कमांडो जाएंगे और वहां जितने सिक्योरिटी होंगे उनको गोली मार देंगे लोग और इन बंधकों को उस जीप में बैठा के इसमें और तेहरान के एक स्टेडियम में ले जाएंगे लोग। स्टेडियम में, अब ये स्टेडियम में क्या होगा, तो फिक्स ये हुआ कि स्टेडियम में जब हम इन बंधकों को ले जाएगा CIA छुड़ा के, तो स्टेडियम में हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे। स्टेडियम में हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे और हेलीकॉप्टर से फटाफट उन बंधकों को लाद के, और हेलीकॉप्टर तो इतना तेज नहीं भाग सकता है, वो डेजर्ट 1 पे आएगा, डेजर्ट 1 पे, और वहां इन्हें विमान में बढ़ा के उड़ा के लेके चले जाएंगे लोग। ये प्लानिंग चल रही थी, लेकिन हो गया चौपट। ईरान का ससुरा, ईरान एक किला है, चारों ओर पहाड़ है देखिए, और उन लोग यहां पे फंसे थे। यहां पर गड़बड़ क्या हुआ, एगो हेलीकॉप्टर का डैने टूट गया, ले एगो हेलीकॉप्टर का डैने में टूट गया, एगो हेलीकॉप्टर का हाइड्रोलिक लीकेज फेल हो गया, उसका कंट्रोले काम नहीं कर रहा था, तो 2 निपट गया। और तीसरा हेलीकॉप्टर ना, वहां आंधी उड़ गया, रेगिस्तान में धूल की आंधी हो गया, एमे ढह गया, 3 गो ढह गया। ले ससुरा तू नहीं, 8 गो में 3 जना ढह गए लोग शुरुआत में, अभी ऑपरेशन हुआ ही नहीं, इससे में 3 जना ढह गए लोग। अब हुआ बवाल, क्योंकि जब ऑपरेशन शुरू हो रहा था तो वहां कहा गया था कि कम से कम 6 गो हेलीकॉप्टर चाहिए, कम से कम 6 हेलीकॉप्टर चाहिए। और ससुरा 3 गो तो ढह गया है, तो 8 गो में से 3 गो ढह गया, तो बचा कितना, 5 गो। तो हुआ कि भैया अब 5 गो बचल है,
कम से कम 6 हेलीकॉप्टर चाहिए, चाहिए तो 8, लेकिन 6 गो से कम नहीं होगा। तो अमेरिका के कमांडोज ने कहा, उनको फोन किया जिमी कार्टर को, सर हमें ये ऑपरेशन कैंसिल करना पड़ेगा, हमारे 3 जहाज टेक्निकल खराबी से उड़ान नहीं भर पाएंगे हेलीकॉप्टर। तो उन्होंने कहा ठीक है वापस आ जाओ। लेकिन रेगिस्तान में ही तो सुपर हरकुलियस जहाज उतरे थे सब, और 6-6 गो उतरे थे सब। इसकी सुरक्षा के लिए कमांडोज चारों ओर से निगरानी कर रहे थे कि जहाज के पास कोई आ ना जाए। कमांडोज के अंदर एक घबराहट थी कि अगला डिसीजन क्या आ रहा है, राष्ट्रपति तुरंत थोड़े कर देंगे वापस आ जाओ। अब ये लोग क्या कर रहे थे ना, यहाँ हेलीकॉप्टर से कमांडो निकल के जहाज की निगरानी कर रहे थे। इसी बीच हुआ क्या, एक बस जा रही थी, बाराती सबको लेकर लौट रही थी, तो ये कमांडोज ने ना बस को घेर लिया, कहा रुक 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 रुक, निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। सब लोग को बाहर निकल के यहाँ बंधक बना लिया, कहा कि एक को अभी यहीं रोकते हैं, बाद में छोड़ देंगे, जब हम लोग चले जाएंगे तो छोड़ देंगे। उस समय ना मोबाइल था ना कुछ, 1980 में कितना टेक्नोलॉजी रहेगा, और वो रेगिस्तान में। तो घेरने का तो घेर लिया सब, लेकिन हो गया चौपट। इससे सुना बसवा को घेरा सब ना, तो यहां तो बस को ही सब घेर लिया सब। उसी के उल्टा डायरेक्शन से एक तेल टैंकर जा रहा था, तो तेल टैंकर जा रहा था और अमेरिकी सोल्जर सब इधर से देख रहा था सब। तो जब इधर से देख रहा था सब ना, तो इन अमेरिकी सोल्जर्स को लगा कि ये कोई बस है, और ये तेल टैंकर वाला देख लिया, ये तो बंदूक लेके घूम रहा है सब। ये बस वाले को लगा ना कि ये कोई क्रिमिनल है सब, कि बंदूक लेके क्यों घूम रहा है। अमेरिकी सोल्जर्स को सब समझे सब कि डाकू है सब। तो ये क्या किया, और तेज कर दिया कि कचार के निकल जाएंगे। तब तक वो बैला पर गोली चला दिया सर। अरे बैला अमेरिकी फौजियों ने गोली चला दिया, ये भड़क गया। जैसे ब्लास्ट हुआ ना, इतना भीषण ब्लास्ट हुआ कि ये खबर लग गई ईरान की सेना को। अब ईरान की सेना उस समय क्या करे, तो ईरान की सेना हरकत में आ जाती तो गड़बड़ होता। तो इन लोगों ने कहा भाग 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 भाग, जल्दी भाग जल्दी भाग भाग भाई, जल्दी भाग, जल्दी बैठ बैठ हेलीकॉप्टर में बैठ बैठ, चल 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 जल्दी भाग भाग यहाँ से। अब इन लोग को जल्दी हो गया भागने के लिए, यही में गड़बड़ा गया। जल्दी के चक्कर में ना एगो हेलीकॉप्टर क्या हुआ, उड़ान भरा ना, तो एगो जहाजिया में जाकर लड़ गया। ले ससुर ने, यही के कहा जाता है ना कि जब दिन खराब रहता है ना, तो ऊंट पे बैठल आदमी को कुत्ता काट लेता है। यही हुआ, बेचारा का 3 गो हेलीकॉप्टर टेक्निकल खराबी हो गया, एगो लड़ गया, और ससुरा लड़ा ना तो एगो जहाजियों को ले गया। ये हेलीकॉप्टर में 3 जना थे, ये मर गए लोग। बाका जहाज में 5 को क्रू मेंबर थे, ये तो खाली गया था इसलिए कि इसमें कमांड जो बंधक है उनको भर के लाया जाएगा। तो 8 जने मरियो गए लोग, 8 जना मर गए। तो एगो हेलीकॉप्टर और क्रैश हो गया, बच गया कई गो, 4 गो। 3 गो में टेक्निकल खराबी था, 3 गो में टेक्निकल खराबी था, एगो क्रैश हो गया। टोटल 4 गो हेलीकॉप्टर तो गया काम से, बच गया 4 गो को। तो अमेरिकी सैनिकों ने कहा हे भाई हम हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, बड़ी धीरे धीरे जाएगा, ईरान की सेना मार देगी, हमको भी इसी में लाद के ले चलो। तो भैया हुआ कि 4 गो हेलीकॉप्टर को छोड़ दो ईरान में ही। अमेरिका ने अपना 4 गो हेलीकॉप्टर ईरान में छोड़ा, 8 गो गया, 4 गो ढह गया, और 4 गो हुए छोड़ के भागना पड़ा। और एगो तो ढहा था यही में लड़ के, तो एगो इहो चौपट हो गया। तो 8 तो 8 हुए रह गए, और 6 गो में 5 गो लौटा का, तो कुछ नहीं, खाली हाथ लौटे। घनघोर बेइज्जती हुआ अमेरिका का, एकदम गाढ़ा बेइज्जती हो गया अमेरिका का। और अमेरिका में जिमी कार्टर का थू थू हो गया, जिमी कार्टर का एकदम थू थू हो गया। और इत्तेफाक से 1981 में इलेक्शन था, ले नहीं 1980 में इनका बंधक बना लिया गया और ऑपरेशन ईगल क्लू फेल हो गया, और 81 में इलेक्शन था, उसी साल इलेक्शन था। तो इलेक्शन में इनको भयंकर इसका लॉस उठाना पड़ा, और फाइनली जिमी कार्टर को मजबूर होना पड़ा, ईरान के 12 बिलियन डॉलर को वापस देना पड़ा। और रुहुल्लाह खोमैनी ने कहा कि ठीक है हम आपके बंधकों को वापस देंगे। ये कितना ढीठ आदमी है सोचिए, इसने कहा कि हमारा पहले 12 बिलियन डॉलर दो, तो 12 बिलियन डॉलर वापस ले लिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब तक जिमी कार्टर रहेगा हम वापस नहीं करेंगे, जिस दिन जिमी कार्टर चल जाएगा उस दिन हम वापस करेंगे। और जिमी कार्टर हुआ भी, जिमी कार्टर इलेक्शन में हार गए, इनके जगह इलेक्शन जीतते हैं रोनाल्ड रीगन, और अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं रोनाल्ड रीगन। 20 जनवरी 1981 को जिमी कार्टर इस्तीफा देते हैं, और 20 जनवरी 1981 को रोनाल्ड रीगन शपथ लेते हैं। रुहुल्लाह खोमैनी ने 20 जनवरी को इन लोग को छोड़ा है, जबकि जिमी कार्टर कहते रह गए थे कि 19 जनवरी को छोड़ दो, कम से कम मेरे कार्यकाल में हम ये कह तो सकते हैं कि हमने बंधकों को वापस बुलाया था। कहा कि ना हम आपको छोड़बे नहीं करेंगे। सोचो तुम हमारा रजा पहलवी को रखा है, उसको छोड़ेगा तो यहां पर होगा। अब इन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, पुराना मैटर तो सलट गया, हमारे रेजा पहलवी को दीजिए जो कैंसर का इलाज करा रहा है, ना तो हम आपस से भिड़ेंगे। तो जिमी कार्टर को इसका नौबत नहीं आया, क्योंकि रेजा पहलवी कैंसर से मर गया और रेजा पहलवी का विवाद भी खत्म हो गया। अब ईरान पर देखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चरल चेंजिंग लाते हैं रुहुल्लाह खोमैनी। इन्होंने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया, और यहां पर इन्होंने एक धार्मिक नियम लाया। देखिए इस्लाम धर्म के हिसाब से
इमाम मेहदी आएंगे, इमाम हुए हैं। इमाम मेहदी इस्लाम धर्म के अनुसार अभी जो है वो एक्युल्टेशन में है। एक्युल्टेशन मतलब होता है गैबत में, वो दुनिया के नजरों से हटे हुए हैं। वो आएंगे और वो आने के बाद दुनिया से नफरत, ऊंच नीच का भेदभाव, जुआ, शराब, मर्डर, इस सारी चीजों को सजा देंगे, सबको खत्म करेंगे। एग्जैक्ट वैसे जैसे हिंदू धर्म में कल की अवतार है, वैसे ही यहाँ पे भी है। इनका अपना कल्चर, अपना ये धार्मिक परंपरा है। तो ईरान में रुहुल्लाह खोमैनी ने कहा कि जब तक इमाम मेहदी नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए ईरान में शरीयत का कानून रहेगा, यानी इस्लामिक कानून रहेगा। उसी को शरीयत या शरिया कहा जाता है, जब तक इमाम मेहदी नहीं आते हैं। अब बात आती है कि इस इस्लामिक कानून यानी शरीयत कानून को लागू कौन करवाएगा। तो रुहुल्लाह खोमैनी का कहना था कि जब तक इमाम मेहदी नहीं आ जाते हैं तब तक कोई एक ऐसा व्यक्ति शासन करेगा जो पूरी तरह से समर्पित हो और फकीर की हैसियत से, उसके पास धन दौलत नहीं होना चाहिए, फकीर की हैसियत से सेवा करना चाहिए। उसी को कहा गया विलायते फकीह, विलायते फकीह। और कहा गया कि यही संरक्षण करेंगे और इस्लामिक नियम से चलेंगे। संरक्षक को रहबर भी कहते हैं। रहबर मतलब संरक्षण, हमारा ख्याल रखने वाला। तो इस्लामिक कानून को ख्याल रखने वाला रहबर जो एक फकीर की तरह रहेगा, कोई शानो शौकत नहीं, कोई महंगे शौक नहीं, एक साधारण जीवन जिएगा, लेकिन शरिया कानून को तब तक के लिए हिफाजत करेगा जब तक कि इमाम मेहदी नहीं आ जाते हैं इनके अनुसार। और इसके लिए उन्होंने पहले विलायत फकीह रुहुल्लाह खोमैनी को दिया गया। उसके बाद अली खामेनी आए और अभी तो मुस्तफा खामेनी है जिनको अभी युद्ध चल रहा है। कितना खोमैनी को मारेंगे, फिर एक और खोमैनी आएंगे। ईरान का एक स्ट्रक्चरल है, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर गार्डियन ऑफ काउंसिल बहुत अच्छा है। आप इसे समझिए, हम एक एक करके समझाते हैं। हुआ क्या कि सारा पावर जनता को दिया गया वहां के संविधान के अनुसार, और जनता दो चीजों की वोटिंग करती है। अब ध्यान से यहां समझिएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। जनता क्या करती है, 8 सालों के लिए, 8 सालों के लिए जनता 86 धार्मिक एक्सपर्ट लोगों का चयन करती है, चुनाव करती है। जनता 8 सालों के लिए 86 एक्सपर्ट लोगों का सिलेक्शन करती है, और इस 46 एक्सपर्ट में जो सबसे हेड होते हैं वो बनते हैं सुप्रीम लीडर, जो सबसे हेड होते हैं। अब ध्यान से समझिए, आप एक खामेनी मारेंगे, 86 में से एक मारेंगे, 85 बचा रहेगा। इसलिए ईरान में युद्ध खत्म नहीं हो रहा। उसको लग रहा था वेनेजुएला एक को मार दिए तो सब खत्म। अब गार्डियन काउंसिल उसका इतना इंटेलेक्चुअल चीज है कि गार्डियन काउंसिल में 12 लोग बैठेंगे। अब ये 12 कौन है, तो इन 12 में 6 जज रहेंगे, इन 12 में 6 जज रहेंगे और 6 एक्सपर्ट रहेंगे जो इस 86 में से 6 हैं। अच्छा, इन 86 को चुना कौन था, जनता ने। हर साल इलेक्शन नहीं होता, 8 साल पे एक बार होता है, 8 साल कार्यकाल होता है उन लोग का। अब ये 6 एक्सपर्ट हैं, ये धार्मिक एक्सपर्ट हैं, और ये 6 एक्सपर्ट हैं जज हैं, ये कानूनी एक्सपर्ट हैं। यानी ये 12 लोगों का काम क्या है कि कौन इलेक्शन में उठेगा वह शराबी तो नहीं है, वो मर्डरर या रेपिस्ट तो नहीं है, आप इलेक्शन में खड़े होने लायक हैं कि नहीं है, पहले आपको यह परमिशन लेनी पड़ेगी गार्डियन काउंसिल से, 12 लोगों से। इसमें दो तरह से धार्मिक एंगल चेक हो जाएगा और जज लोग चेक हो जाएंगे। जब ये कहेंगे कि हां अब आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तब ईरान में जाकर इलेक्शन होता है। भारत में भी ऐसा एक काउंसिल होना चाहिए जिसमें भारत के इंटेलेक्चुअल लोग हों, जैसे शंकराचार्य जैसे लोग हों, अब्दुल कलाम जैसे लोग हों, प्रेमानंद महाराज जैसे लोग हों। ये लोग भी सेलेक्ट करें कौन इलेक्शन उठ। अपने यहां शराबी, जुआरी, मर्डरर, रेपिस्टे ज्यादा उठता है। तो ईरान में इलेक्शन जीतने की बात छोड़िए, आप पर्चा भर के इलेक्शन में खड़े हो पाइएगा कि नहीं, पहले जाके गार्डियन काउंसिल से पूछिए। अब जब खड़े हो जाएंगे तो जनता आपको वोट डालेगी। अब जिसका वोट ज्यादा है वो जाके प्रेसिडेंट बनेगा, और वहां का प्रेसिडेंट का कार्यकाल भारत की तरह 5 साल का नहीं होता है, वहां 4 साल होता है अमेरिका की तरह। हमारा 5 साल वाला ठीक है। तो इस तरह से बनाया गया था। ये ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। जितने भी डिसीजन, नेशनल इंटरनेशनल डिसीजन पॉलिसी, वो ये लेंगे। लेकिन अगर वो धर्म के खिलाफ होगा तो सुप्रीम लीडर उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। जब ये इनसे मिलने आएंगे तो ईरान में सबसे बड़ा पद सुप्रीम लीडर का होता है। अब यूरोपीय मीडिया ईरान के ऊपर आरोप लगाती है वहां महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, गलत न्यूज बनाती है। जब अमेरिका के कठपुतली रजा पहलवी की सरकार थी, लोग वहां उघारे और नंगटे घूमते थे, तो महिलाओं की लिटरेसी रेशियो 35% थी। आज वहां पर महिलाओं की लिटरेसी रेशियो दुनिया के सबसे बेस्ट लोगों में गिनती होती है, और वहां लगभग 99% है। अब देखिएगा, लिटरेसी रेशियो 2 होता है, एक ओवरऑल लिटरेसी रेशियो जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, एक होता है फीमेल लिटरेसी रेशियो। अब फीमेल लिटरेसी रेशियो में भी 2 आएगा, एक चाइल्ड लिटरेसी रेशियो जो अभी पढ़ा रहे हैं, और एक बूढ़े लोगों में। जैसे मान के चलिए किसी गांव में 100 लोग रहते हैं, उसमें 2 लोग बहुत बूढ़े हैं जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं किया। अब बचे 98 लोगों को आप कितना पढ़ा दीजिए, लिटरेसी रेशियो 100% नहीं आएगा, क्योंकि उन बूढ़ों ने पढ़ाई नहीं किया।
तो ईरान में फीमेल लिटरेसी लगभग 99% है, ये यंग फीमेल जो अभी आ रही हैं। लेकिन ओवरऑल देखेंगे लिटरेसी रेशियो, जिसमें मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगी, और वो बूढ़े लोग जो पढ़ाई ही नहीं किए थे तो कंटिन्यू इसमें आएंगे, तो उस हिसाब से 90% लिटरेसी रेशियो है। और अमेरिका से अगर तुलना करेंगे तो वहां लिटरेसी रेशियो ज्यादा नहीं है, वहां व्यापारी ज्यादा है। भैया अमेरिका वालों क्या जाता है, बिजनेस चल गया तो चल गया, नहीं तो कोनो उल्टा सीधा वीडियो बना देंगे, अश्लील वीडियो बना देंगे, उघारे नाच देंगे, चलबे करेगा टिकटॉक पे तो इंस्टाग्राम पे, तो उन लोग का अलग लेवल का चलता है। कि अमेरिका में क्या है कि बिजनेस के स्कोप ज्यादा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि अमेरिका को अपनी पहली महिला उपराष्ट्रपति देने में 2021 आ गया। 2021 से पहले अमेरिका में एक भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं थी, कमला हैरिसन बनी। अभी ईरान में देखिए, ईरान की पहली महिला उपराष्ट्रपति 1997 में ही बन गई थी। ये भैया अमेरिका में महिलाओं की स्थिति इतना अच्छा है तो आपको 2021 आ गया हो, आई सब तो 1997 में ही बन गए थे। देखिए रुहुल्लाह खोमैनी ने 1979 में जब सत्ता लिया तो उस समय आर्मी में चेंज करना बहुत जरूरी था। तो 1979 से पहले जो ईरान की रेगुलर आर्मी थी वो राजा के अंडर में थी। तो खोमैनी को लगा कि वो राजा के वफादार हैं, हमारे लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक नई आर्मी बनाया, IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये नई आर्मी बनाया गया। तो ईरान की जो मेन आर्मी है वो रेगुलर आर्मी नहीं है, ईरान की मेन आर्मी IRGC है। ईरान तब तक लड़ेगा जब तक IRGC है, तब तक लड़ेगा। और IRGC के इसने 32 टुकड़े करके रखे, मारते मारते हालत खराब हो जाएगा। और अगर ईरान में घुस भी गया ना अमेरिका, तो इतना वहां का ज्योग्राफी है कि वो तालिबान की तरह वहां भी फंस जाएगा। अब पुरानी आर्मी का क्या हुआ, तो पुरानी आर्मी को बॉर्डर सेफ्टी दे दिया गया, इंटरनल सिक्योरिटी दे दिया गया, इस सब चीजों को दे दिया गया। मेन वहां पर IRGC आ गई, तो आर्मी का स्ट्रक्चर भी चेंज किया गया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताएं, मिलिट्री स्ट्रक्चर है IRGC में जो रेगुलर सैनिक हैं उन्हें कहते हैं IRGC। इसके अलावा IRGC की सबसे बड़ी ताकत क्या है, IRGC के पास स्वयं सेवक हैं जो अपने से बिना सैलरी जान देने को तैयार है। उन्हें ह्यूमन वेब कहा जाता है या बासिज कहते हैं। अभी ईरान में संकट आया, लोग गहने बेच रहे हैं, अपने से वॉलेंट्री जाने के लिए रेडी हैं कि हम लड़ने जाएंगे। तो ये IRGC की एक बहुत बड़ी ताकत है। और अमेरिका को डर इसी बात का है कि अगर वो उतर गया ईरान में तो ईरान में उसे लड़ना पड़ेगा सैनिकों से, एक आम नागरिक से भी लड़ना पड़ जाएगा। तो अमेरिकी सैनिक जो है ना ग्राउंड की लड़ाई में उतना माहिर नहीं है। इनके पास टेक्नोलॉजी है, ऊपर से बम गिरा देंगे, ये गिरा देंगे। उतरे तो थे अफगानिस्तान में, 20 साल मारा, भाग के गए लोग। उतरे तो थे वियतनाम में, मार के भगा दिया, कोरिया में मार के भगा दिया। उनको तो समझे में आओ ना, भारत में अमेरिका के सैनिक को चैलेंज करते हैं, सियाचिन में 6 महीना बैठ के दिखा दो ना, तुम लोग का हालत खराब हो जाएगा तब कहना। आओ इंडियन आर्मी के पास, हमारी आर्मी सोच रहा तो नहीं, हथियार रहे ना रहे, कलेजा इतना जबरदस्त है। दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन, दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन, दुनिया का सबसे खड़ा युद्ध का मैदान सियाचिन। आओ देखते हैं। सोच रहे ऑक्सीजन घट जाता है वहां पर, हेलीकॉप्टर हाँफ जाते हैं सब। अमेरिका का हेलीकॉप्टर चढ़ नहीं पाता, हाँफ, अरे बाप बाप कहाँ चढ़ा दिया। तो ईरान की ये बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए अमेरिका ईरान के जमीन से घुसना नहीं चाह रहा है। और इसके अलावा ईरान के पास एक प्रॉक्सी वार है जिसे कुड्स फोर्स कहते हैं। प्रॉक्सी वार क्या है, हिजबुल्लाह, ह्यूती, हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह है, गजा में हमास है, इन्हें भी ईरान पैसा देता है, इन्हें भी ईरान पैसा देता है। ईरान यमन में हूती विद्रोहियों को देता है। अब देखिए तेल के ले जाने के जो रास्ते थे, तेल ले जाने के जो मेन रास्ते, हारमुज को ईरान यहां से बंद कर दिया और बाब अल मंदेब को हूती से बोल के यहां बंद कर दिया। तो बड़ा कंट्रोल कर सकता है ईरान IRGC के मदद से। अब देखिए पड़ोसी कितना जरंत होता है, सब उसको समझिए। 1979 से 80 के बीच में ईरान एकदम तबाह था। उसे अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज करना था, मिलिट्री चेंज करना था। अमेरिका से लड़ गया, अमेरिका का सैंक्शन झेला, वहां की मिलिट्री पूरे चेंज किया, रेजा पहलवी को हटाया। बड़ी झमेला था बेचारा ईरान के पास। ये सद्दाम हुसैन देखा कि और तरीका, सद्दाम हुसैन सुन्नी ऐसी कहा कि यही मौका है, मार देते, ले मार दे। ये सद्दाम हुसैन काहे मारे थे हो इसको, क्या किया था ये ना, बड़ी शौक था इनको लड़ने का, नब दिया अमेरिका इनको। पूछिए तनी इनसे, अमेरिका मारा ईरान पे तो पूछते हैं लोग क्या गलती था, काहे मारे हो सद्दाम हुसैन, क्या गलती था ईरान का मार दिए, ये क्या किया ना, कहा कि बढ़िया मौका, अब ये ईरान को मार देंगे, अब ये मार देंगे ईरान को। और ईरान को इसने मारा 1980 से 88 तक। ये ससुरा तुरा ईरान बनबे कर रहा है 80 में, तो जो इस IRGC है वो बनिए रही है 80 में, और बनते के साथ ही ससुरा युद्ध कर दिया, 8 साल युद्ध किया। सद्दाम हुसैन बड़ी मन बड़ा आदमी, यहां समझिए ईरान से युद्ध में थका ना 1988 में, तो 2 साल का गैप करके कुवैत पे मार दिया। का कुवैतों को मारेंगे। और आपको जान के तज्जुब होगा, सद्दाम हुसैन का भरपूर मदद अमेरिका कर रहा था, कहता बहुत अच्छा, मारो ससुरा, मारो ईरान को मारो। भरपूर मदद किया इसका अमेरिका ने। अमेरिका ससुरा किसी का सगा नहीं है। लेकिन बाद में
सद्दाम हुसैन पे ही आरोप लगा दिया कि इनके पास परमाणु बम है, केमिकल हथियार है, जबकि सद्दाम हुसैन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उस पर आरोप गलत था। और 2003 में अमेरिका ने इन पे हमला कर दिया सद्दाम हुसैन को और 7-8 महीने की मेहनत से सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। 1979 का दौर बड़ी खतरनाक था। रूस ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान में रशियन कल्चर थोपने लगा और कहा यहाँ स्कॉट पहन के घूमो, अंडरवियर पे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमेरिका जो था, अमेरिका तालिबान को खड़ा किया, कहा मारो रूस को, मारो रूस को। यहां पे इस सूरत तालिबान को पैदा किया अमेरिका और कहा मारो रूस को। तो उसी 1979 में अमेरिका ईरान पर था, कहा था कि वेस्टर्न कल्चर अपनाओ, ये करो। तो रसिया ने भी खोमैनी को कहा कि मारो ये अमेरिका को, मारो अमेरिका को। ले ससुरा तो नहीं, इस सेम टाइम पे दोनों को पीट रहा है सब, सेम टाइम पे। अगर आप कहेंगे तो अफगानिस्तान पे एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, एक इराक पर क्या हुआ था उसका अलग बना देंगे। लेकिन अमेरिका और रूस के चक्कर में हुआ क्या, यहां से जब अमेरिका गया तो तालिबान पैदा कर दिया, अभी ईरान को डिस्टर्ब कर देगा, हम लोग को पेट्रोल का लॉस होगा। यहाँ ISIS आतंकवादी कर दिए सब। इस ससुरा इस सब आतंकवादियों से अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होता है, फादरलैंड को कोई दिक्कत नहीं होता, सोच रहा हमारे भारत के मदरलैंड को दिक्कत हो जाता है। क्योंकि आतंकवादियों को ना ये पाकिस्तानिया क्या करते हैं, सब बोला बोला कहते हैं कश्मीर में चलो, कश्मीर में चलो, सोचा हम लोग फंस जाते हैं इस सबके चक्कर में। अमेरिका की चाल समझिए, वो ईरान में खामेनी की सरकार को हटा के पहलवी की सरकार लाना चाहता है। खामेनी की सरकार भारत के साथ है, लेकिन ईरान में यदि अमेरिका की पहलवी सरकार आ गई, ये छोटा भारत के खिलाफ रहता है। इसी ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को 12 हेलीकॉप्टर दिया था अमेरिका के कहने पर। अभी ईरान स्वतंत्र डिसीजन लेता है। आज भी देखिएगा हरमुज जल संधि बंद होने के बाद भी उसने भारत को LPG सिलेंडर वगैरह को सप्लाई चालू रखा है, थोड़ा लिमिटेड संख्या में, लेकिन चालू रखा है। पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका यही करता है। और भारत में एक चीज समझिएगा कि भारत में क्या है कि इजराइल हमारा परमानेंट साथ नहीं देगा ईरान चाइना के मैटर पे। इजराइल जो है वो केवल पाकिस्तान के मैटर पे इंडिया का साथ देगा, लेकिन यह इजराइल चाइना के मैटर पे इंडिया का साथ नहीं देगा और दिया भी नहीं है कभी। चाहे वो गलवान घाटी इंसिडेंट हो, आप देखिएगा इसने निंदा तक नहीं किया, बोला तक नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा फायदा पहले आता है। अब एक बात सोच के देखिए, एक बार अपने से सोच के, अगर पाकिस्तान जैसे देश से लड़ने के लिए हम लोग को मदद लेनी पड़ रही है तो एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा, हमको टेक्नोलॉजी पे और पैसा खर्च करने की जरूरत है। और दूसरा, ईरान इजराइल का बहुत हाइप बना के रखा गया कि अरे बाप रे बाप बहुत बड़का चीज है, मारा है ईरान तो इनका आयरन डोम, डेविस स्लिंग और ये सब उड़िया दिया है। उससे भयंकर भयंकर भारत के पास है, तो एक हाइप बना के रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा तो था पाकिस्तान ने, एक को इंटरसेप्टर आने दिए थे, हम लोग का बनाया गया आकाश तीर मार के धज्जी उड़ा दिया था सारी चीजों को। तो पाकिस्तान से लड़ने के लिए हम लोग को वो नहीं, तो हमें बैलेंस लेने की जरूरत है। हम इन सब की चाल समझिएगा, ये दोनों मिले हुए हैं, सब ये दोनों मिले हुए हैं, सब आप चाल समझिए। इसके कहने पर ये ईरान से युद्ध थोप लिया, ये समझिए कि जो बोलेगा नेतन्याहू ये वही करेगा। लेकिन जब भारत से लड़ाई होगी पाकिस्तान की, तो इन दोनों की खतरनाक चाल समझिए, इन दोनों की खतरनाक चाल। ई ट्रंपा कहेगा ना नेतन्याहू भाई हम पाकिस्तान का साथ दे देते हैं, तो नेतन्याहू कहेगा हाँ ट्रंप भाई हम इंडिया का साथ दे देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, ये पाकिस्तान का साथ दे रहा था और ये इंडिया का साथ, ये दोनों एक के है सब, ये दोनों एक के है सब। कहता है कि ये कहता हम पाकिस्तान को हथियार बेचेंगे, ये कहता बहुत बढ़िया हम इंडिया को हथियार बेचेंगे। तो यही सब करके लड़ाता है जिंदगी भर, ये सब क्या किया है, सब यही काम किया है।